ऑल ऑफ यू वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी 10 बजे वाली जो क्लास होती है वो किसकी होती है, वो डेली जीके जीएस और करंट अफेयर के जो है डोज, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन के डोज जो है हम लोग समझते हैं। और ये 12 के 12 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ रखे और हर एग्जाम में आपके जो है हेल्प करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझाता हूँ, हर क्वेश्चन को 2-3 तरीके से एग्जामिनर आपके सामने कैसे पेश कर सकता है इसके बारे में समझाता हूँ। साथ में वनडे होने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और जिस जिसके आंसर आप जानते हैं उसको आप लोग जो है पेपर पर लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। ठीक है, बाद में कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट आज का जो अपना ये टॉपिक, मतलब अपने जीके जीएस करंट की क्लास। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको, वो मिलेगा टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगा बच्चा? टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन करके हमें टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व का को कौन सा पूरा पाषाण काल कहा जाता है? तो इसमें कौन सा कहा जाता है? इसको जो है, इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। उच्च पुरापाषाण काल कहा जाता है। अब बात ये आती है, पुरापाषाण काल तो ठीक है, लेकिन अब ये बात आती है, सर ये कब शुरू हुआ, क्या था ये पुरापाषाण काल और होता क्या है? वैसे तो मैंने काफी बार समझा भी रखा है। पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो पुरापाषाण काल जो होता है, पुरापाषाण काल, ये एक ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इतिहास का बात करूं तो एक ऐसा समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना आरंभ कर दिया था, उसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये काल की, आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं तो ये आज से करीबन 25 से लेकर 20 लाख साल पूर्व से लेकर करीबन 12,000 साल पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है बच्चा कि इसी दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। कितना? 99% विकास हुआ था मानव इतिहास का। याद रखिएगा। ठीक है, कितना हुआ था? 99% विकास हुआ था। याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये बता दीजिए। ठीक है ना। और इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, है ना। अरे माफ करिएगा, इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, माफ करिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल था, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया था। इसको थोड़ा सा माफ करिएगा, मेरे को आंसर बताने में गड़बड़ी हो गई। इसका ए ऑप्शन जो है ना बच्चा, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इस काल के बाद, यानी कि जब निम्न पूर्व पाषाण काल चला, उसके बाद जो है मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ और जब मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। ये इसमें आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, जर्मन के किस खगोलविद ने ग्रहों की गति का नियम बताया था? किसने बताया था? केपलर ने बताया था। आप सभी को पता होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन मैं आपको यहाँ ग्रहों के बारे में बता सकता हूँ। ग्रहों की गति क्या, गति का नियम क्या है? देखिए, सभी ग्रहों के कक्षा के कक्ष दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये सूर्य इस कक्ष के नाभिक होता है। नाभिक मतलब फोकस पर होता है। ठीक है, अब ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है और ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग या तो अर्ध दीर्घ अक्षीय के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह के कक्षीय अवधि का वर्ग उसके कक्ष के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे जो है अनुपातिक है। तो ये कहते हैं ग्रहों के गति का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्य से कर्क होकर गुजरती है? यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो टोटल गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। अरे आपको पता होगा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं, गुजरात है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से होकर गुजर रही है? झारखंड से। फिर ये पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है ना। पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर बात करेंगे तो आप मिजोरम भी देख सकते हैं, 8वें नंबर पर है मिजोरम। ठीक है, और ये थोड़ा सा जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मणिपुर वाला ये इलाका देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक भारत के किस राज्य में प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले थे? कहां पर मिले थे? तो इतिहासकारों के अनुसार अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मिले थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, इसको ध्यान से समझो।
इतिहासकारों के मुताबिक भारत के किस राज्य में प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, या ये क्वेश्चन और कैसे बन सकता है कि ये बताइए क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में किस के साक्ष्य, मतलब प्राचीनतम के साक्ष्य मिले। वैसे ये बनेगा नहीं क्योंकि प्राचीनतम पूछेगा तो बन नहीं सकता, तो गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राचीन पशुपालन के, जैसे गौशाला है ना, वैसे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जगह है, वहां से मिले हैं, याद रखिएगा। इसका समय करीबन 5000 ईसा का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980-85 तक निश्चित कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू की थी? कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की अगर बात करें तो कृषि में जो है उसको बेहतर मतलब समृद्ध बनाना था, ठीक है, और रोजगार का विस्तार करना था, साथ ही जन उपभोग की वस्तुएं तैयार करने वाले कुटीरों एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना भी था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, और आपसे ये उल्टा करके भी क्वेश्चन आ जाएगा, कब से ये पूछेगा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताओ, तो 1980-85 की थी, ये याद रखिएगा, है ना। अगर सरकार पूछेगा तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर देख सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। कब करी गई थी? तो इसकी जो है 2005 में हुई थी। पूरी डेट की बात करते हैं, 2005 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी जिसको कहा जाता है, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में हुई थी। इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा आप दो अलग अलग बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक व फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और 24/7 कर सकते हैं, मतलब कभी भी जब आपका मन करे तब आप कर सकते हैं, इसीलिए कहा है 24/7। ठीक है बच्चा, टेलीग्राम का फिर बता रहा हूं, टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन ना करा हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ठीक है, साथ में क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे सभी, है ना, और वहां पर हम लोग क्विज डालते रहते हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, वर्ष जब 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 राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सही विकल्प चुनना है, 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। 22 दिसंबर 1977 को राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय साख परिषद याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1977 को हुई थी। ठीक है, इसमें करोड़ों रुपए से अधिक की जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय 1977 में। क्लियर हो गया बच्चा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन सा है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज कैसे होगा? जिसने थोड़ा पढ़ा होगा वो थोड़े तरीके से आंसर लगाएगा और जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो अच्छे तरीके से लगाएगा। कैसे लगाने हैं देखो, ये इसका राइट आंसर है डी। डी क्यों है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये सभी करते हैं आर्थिक विकास की निर्भर करते हैं। प्राकृतिक संसाधन तो करते ही हैं, पूंजी निर्माण होगी तो आर्थिक विकास होगा, और बाजार का आकार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट, जिस विटामिन में धातु परमाणु मेटल एटम होता है वह निम्न में से कौन सी है? विटामिन B12। कौन सी है? विटामिन B12 है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन B12 जो है वो निम्न में से मतलब ये विटामिन B12 जो है ये विटामिन में धातु परमाणु है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तो ये जो है रोजर फेडरर, आपने इनको सुना होगा काफी बार। रोजर फेडरर जो है इन्होंने अभी कहा है कि ये संन्यास लेंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और पुरुष सिंगल्स में अब तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले अगर बात करें रैंकिंग के अंदर तो ये तीसरे नंबर पर है, और सबसे अधिक 22 ग्रैंड स्लैम खिताब टेनिस खिलाड़ी में राफेल नडाल ने जीते हैं, ये याद रखिएगा। राफेल नडाल ने जीते हैं, लेकिन रोजर फेडरर भी तीसरे नंबर पर बने हैं। ठीक है, याद रहेगा। और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है।
है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाता है? तो एनएसएस अवार्ड जो है ये डॉक्टर सरोज मीना जो है दिया जाएगा, यानी कि डॉक्टर सरोज मीना को दिया जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है। इस बार राजस्थान के राज्य के कला महाविद्यालय अलवर की कार्यक्रम अधिकारी हैं ये डॉक्टर सरोज मीना, इनको जो है दिया जाएगा। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को। किसने? डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को करा गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 12 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर मैंने आपको समझा दिया, जीके जीएस समझा दिया। अगर कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।